वेलकम बैक। कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी या आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर हमने विशुद्ध कंपन स्पेक्ट्रम की व्याख्या हार्मोनिक ऑसिलेटर तथा एन हार्मोनिक ऑसिलेटर के रूप में हम पहले कर चुके हैं, अर्थात आवर्ती दोलक के रूप में तथा अनावर्ती दोलक के रूप में हमने परिशुद्ध या शुद्ध कंपन स्पेक्ट्रम की व्याख्या कर ली। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम प्रारंभ करने जा रहे हैं कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रम, अर्थात अणु को यदि गैसीय अवस्था में लेकर के उस पर यदि आईआर विकिरण आपतित की जाती है तो गैसीय अवस्था में अणु आईआर विकिरणों के अवशोषण द्वारा कंपन के साथ साथ घूर्णन भी प्रदर्शित करता है, क्योंकि कंपन के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा जो कि आईआर के रूप में दी गई है वो अधिक है, इसलिए अधिक ऊर्जा में घूर्णन ऊर्जा भी शामिल होती है, अर्थात घूर्णन के लिए आवश्यक ऊर्जा भी उसमें निहित है। ऐसी स्थिति में गैसीय अवस्था में दिया गया अणु कंपन तथा घूर्णन दोनों प्रक्रियाएं एक साथ प्रदर्शित करता है, अर्थात जटिल स्पेक्ट्रम के रूप में कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। तो हम इसको इस रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर हमने पहले विशुद्ध कंपन स्पेक्ट्रम की व्याख्या कर रखी है। विशुद्ध कंपन स्पेक्ट्रम, विशुद्ध कंपन स्पेक्ट्रम के अंदर हमने लिया था ध्रुवीय द्विपरमाण्विक अणु, द्विपरमाण्विक अणु, और ध्रुवीय द्विपरमाणु अणु की हमने व्याख्या दो रूपों में की थी, एक आवर्ती दोलक के रूप में और दूसरा हमने लिया था यहाँ पर अनावर्ती दोलक के रूप में, अनावर्ती दोलक के रूप में, जिसको हमने क्रमशः कहा था सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के रूप में कंपन और दूसरा था एन हार्मोनिक ऑसिलेटर के रूप में कंपन। इन दोनों के लिए हमने कंपन ऊर्जा की व्याख्या कंपन ऊर्जा स्तर के रूप में और यहाँ पर भी कंपन ऊर्जा स्तर के रूप में मोर्स के स्थितिज ऊर्जा आरेख के रूप में विभिन्न ऊर्जा स्तर किस तरीके से प्रदर्शित होते हैं उनकी पूरी प्रक्रिया, उन स्तरों के मध्य या कंपन स्तरों के मध्य संक्रमण और संक्रमण की ऊर्जा व संक्रमण की तरंग संख्या कंप्लीट रूप से प्रदर्शित कर दी है। और इसमें फंडामेंटल बैंड कैसे बनते हैं या मूलभूत बैंड कैसे बनते हैं, इसके अलावा प्रथम ओवरटोन, द्वितीय ओवरटोन, तृतीय ओवरटोन के बैंड्स किस तरीके से बनते हैं तथा साथ ही हॉट बैंड्स किस तरीके से बनते हैं, इनकी हमने संपूर्ण प्रक्रिया ले रखी है। उसके बाद में नेक्स्ट में हम प्रारंभ करने जा रहे हैं और वह है यहाँ पर विशुद्ध कंपन स्पेक्ट्रम का मतलब हो गया ऐसा स्पेक्ट्रम जिसमें दिया गया अणु यदि द्रव अवस्था में लिया गया हो या विलयन के रूप में लिया गया हो तो ऐसी स्थिति के अंदर द्रव अणुओं के मध्य अंतःक्रिया के कारण उनके घूर्णन पूर्णतः बाधित हो जाते हैं, इसलिए अणु केवल विशुद्ध कंपन प्रदर्शित करता है। लेकिन यदि दिया गया अणु गैस अवस्था में लिया जाए और गैस अवस्था में लिए गए ध्रुवीय द्विपरमाणुक अणु की बात करें और उस पर यदि आईआर विकिरण आपतित की जाए तो यह अणु कंपन के साथ साथ सूक्ष्म घूर्णन भी प्रदर्शित करता है और इसीलिए इससे निर्मित स्पेक्ट्रम को हम क्या नाम देते हैं, कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रम या वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब यदि अणु कंपन और घूर्णन स्पेक्ट्रम प्रदर्शित करता है तो बॉर्न-ओपेनहाइमर एप्रोक्सीमेशन का यहाँ पर आपको उपयोग करना है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इन दोनों की ऊर्जाओं को हम पृथक रूप से ज्ञात कर सकते हैं, अर्थात इनके मध्य की अंतःक्रिया को नगण्य मान सकते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रम में आपको क्या ध्यान रखना है, ओपेनहाइमर सन्निकटन या बॉर्न-ओपेनहाइमर एप्रोक्सीमेशन के अनुसार कंपन व घूर्णन जो दो प्रक्रियाएं संपन्न एक ही अणु के अंदर एक ही ऊर्जा के द्वारा कंपन और घूर्णन संपन्न हो रहे हैं, तो उनमें बॉर्न-ओपेनहाइमर एप्रोक्सीमेशन के द्वारा हम इन दोनों के मध्य किसी प्रकार की अंतःक्रिया को न लेकर के इन दोनों ऊर्जाओं को पृथक पृथक ले सकते हैं और इनकी गणना भी पृथक पृथक की जा सकती है। तो बॉर्न-ओपेनहाइमर एप्रोक्सीमेशन या सन्निकटन के अनुसार
कंपन व घूर्णन के मध्य अंतः क्रिया जो भी हो रही है को नगण्य माना जाता है या नगण्य मानते हैं। और यदि इनके मध्य अंतः क्रिया को नगण्य मान लिया गया है तो उस कंपन करते हुए या कंपन और घूर्णन करते हुए ध्रुवीय द्विपरमाणु अणु की कुल ऊर्जा इन कंपन और घूर्णन ऊर्जाओं के पृथक पृथक ऊर्जाओं के योग के बराबर होती है। अर्थात कंपन करते हुए और घूर्णन करते हुए ध्रुवीय द्विपरमाणु अणु की कुल ऊर्जा किसके रूप में प्रदर्शित की जाती है? तो यह कुल ऊर्जा कंपन ऊर्जा तथा घूर्णन ऊर्जा के योग के बराबर मानी जाती है। कंपन ऊर्जा और घूर्णन ऊर्जा को यदि पृथक पृथक प्रदर्शित किया जाए तो अणु की कुल ऊर्जा को हम पृथक पृथक रूप से ट्रीट करके इन दोनों की ऊर्जाओं को पृथक पृथक ज्ञात करके उनका योग करके अणु की कुल ऊर्जा ज्ञात की जा सकती है। अर्थात घूर्णन करते हुए कंपनित्र की कुल ऊर्जा को हम बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन के द्वारा ज्ञात करते हैं। और इस तरीके से यदि हम प्रदर्शित करें तो ध्रुवीय द्विपरमाणु अणु जो घूर्णन कंपन दोनों प्रक्रियाएं प्रदर्शित करता है उसकी कुल ऊर्जा यहाँ पर हम पहले प्रदर्शित करते हैं रोटेशनल एनर्जी और दूसरी में ले रहा हूँ यहाँ पर वाइब्रेशनल एनर्जी। इन दोनों के पृथक पृथक योग के बराबर अणु की कुल ऊर्जा को प्रदर्शित किया जा सकता है या हम इसको इस रूप में भी प्रदर्शित करते हैं। ई यहाँ पर जे घूर्णन क्वांटम संख्या को प्रदर्शित करता है, वी कंपन क्वांटम संख्या को प्रदर्शित करता है। अर्थात कंपन घूर्णित्र की कुल ऊर्जा को इस रूप में दर्शा सकते हैं। रोटेशनल एनर्जी को अभी हम यहाँ पर जे के रूप में प्रदर्शित करते हैं जो कि यहाँ पर घूर्णन क्वांटम संख्या को दर्शाता है और इसी तरीके से इसको यहाँ पर वी के ईवी के रूप में प्रदर्शित करते हैं। ऊपर दिए गए वी का मतलब है वाइब्रेशन, आर का मतलब है रोटेशन, टी का मतलब टोटल। लेकिन यदि हम सेकंड नोटेशन में देखें तो यहाँ पर जो जे दिया गया है ये जे प्रदर्शित करता है घूर्णन क्वांटम संख्या को, घूर्णन क्वांटम संख्या को दर्शाता है, जबकि v जो यहाँ पर हमने प्रयुक्त किया है यह कंपन क्वांटम संख्या को प्रदर्शित करता है। और दोनों का मान हम पहले ही प्रदर्शित कर चुके हैं जो कि 0, 1, 2, 3, 4 या आगे अनंत तक पूर्णांक संख्या में होता है। तो इस तरीके से हम घूर्णन ऊर्जा और कंपन ऊर्जा के योग के बराबर घूर्णन कंपन करते हुए अणु की कुल ऊर्जा को प्रदर्शित करते हैं। यही प्रक्रिया यदि हम तरंग संख्या के पद में दर्शाएं तो तरंग संख्या के पद में, और तरंग संख्या के पद में हम इसमें भाग देते हैं किसका? hc का। और यदि सभी में hc का भाग दे दिया जाए तो ऐसी स्थिति में ये प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर ई जे वी के अंदर हम भाग दे रहे हैं hc का, तो यह बराबर हो जाता है किसके? न्यू के बार के रूप में, और इसको हम जे और वी के रूप में प्रदर्शित करते हैं। न्यू बार या न्यू जे वी बार के रूप में इसको प्रदर्शित किया जाता है और यह तरंग संख्या को दर्शाता है। अर्थात घूर्णन और कंपन करते हुए गैसीय ध्रुवीय द्विपरमाणु अणु की कुल तरंग संख्या को इसके द्वारा प्रदर्शित करें तो ये बराबर हो जाता है न्यू बार जे प्लस न्यू बार वी के योग के बराबर। और ये जो संबंध दिया गया है इस संबंध की सहायता से हम ध्रुवीय द्विपरमाणु अणु की गैसीय अवस्था में घूर्णन कंपन की कुल तरंग संख्या को इससे दर्शाते हैं। तो ये तरंग संख्या को प्रदर्शित करता है, लेकिन इसे हम आवर्ती के रूप में या आवर्ती के नाम से प्रदर्शित करते हैं, ये जरूर आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में चूंकि हमने न्यू जे बार तथा न्यू वी बार इन दोनों के मान अपने पढ़ रखे हैं, उन दोनों मानों को यहाँ पर प्रयुक्त करना है। लेकिन इसमें यह ध्यान रखना है अगर न्यू जे बार की तरंग संख्या को मैं प्रदर्शित करता हूं स्वतंत्र रूप से, उसके लिए हमने सूत्र पहले व्युत्पन्न कर रखा है और उस सूत्र का मान यहाँ पर रखें, और न्यू वी बार का सूत्र भी हमने इस यूनिट के अंदर कर रखा है, उसका मान भी रखें, तो दोनों का योग इसके बराबर होगा। तो यहाँ पर हम इस समीकरण के अंदर न्यू बार जे और वी, जे प्रदर्शित करता है घूर्णन और वी प्रदर्शित करता है कंपन क्वांटम संख्या को, और इन दोनों का मान पहले मैं रख रहा हूँ ये मान
न्यू जे बार जो कि घूर्णन की तरंग संख्या को प्रदर्शित करता है। तो घूर्णन की तरंग संख्या प्रदर्शित की जाती है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, हम यहाँ किसका मान रख रहे हैं? प्रारंभ में तो हम मान रखेंगे यहाँ पर जो घूर्णन करता हुआ अणु है उसमें जो वास्तविक घूर्णन की प्रक्रिया वास्तविक अणु के द्वारा प्रदर्शित की जाती है, जो अदृढ़ घूर्णक के रूप में है, उसी का सूत्र यहाँ प्रयुक्त करना है। अदृढ़ घूर्णक के रूप में ये सूत्र आता है बी जे इंटू जे प्लस 1 माइनस हो जाएगा डी जे स्क्वायर इंटू जे प्लस 1 का होल स्क्वायर, प्लस में आएगा एच जे क्यूब इंटू जे प्लस 1 का घातांक 3। इसी तरीके से आगे हम इन मानों को लेते जाएं तो यह पूरा संबंध किसको प्रदर्शित करता है? अदृढ़ घूर्णक के लिए ये तरंग संख्या का सूत्र प्रदर्शित करता है। और इसी में यदि हम प्लस करके साथ में जोड़ें, कौन सा जोड़ना मान? सेकंड वाला मान हम ले रहे हैं कंपन की तरंग संख्या को। तो कंपन की तरंग संख्या में कौन सा सूत्र लगाना है? एन हार्मोनिक ऑसिलेटर या अनावर्ती दोलक का जो सूत्र हमने पहले प्रदर्शित किया था वो सूत्र यहाँ पर काम में लेना है। मैं उसका सीधा सूत्र यहाँ पर काम में लेता हूँ और सीधा मान रखा जाए तो ये आता है ब्रैकेट में v प्लस हाफ इंटू ओमेगा ई बार माइनस हो जाएगा वापस ब्रैकेट में v प्लस हाफ का होल स्क्वायर इंटू एक्स ई ओमेगा ई बार, प्लस में आ जाएगा वापस v प्लस हाफ का होल स्क्वायर, पहले लिया था तो यहाँ आ जाएगा घातांक 3 और यहाँ हो जाएगा वाई ई ओमेगा ई बार और उसके बाद में ये मान आगे बढ़ता जाए तो इस तरीके से पहली लाइन के अंदर जो लिखा गया मान है ये न्यू जे बार को प्रदर्शित कर रहा है, जो कि हमने अदृढ़ घूर्णक के अंदर प्रदर्शित किया था, वही तरंग संख्या का सूत्र है। दूसरा न्यू वी बार जो दिया गया है नीचे संबंध, ये प्रदर्शित करता है कि हम जो दोलक या घूर्णित्र काम में ले रहे हैं यह कौन सा है? अनावर्ती दोलक के रूप में, तो उसके घूर्णन स्तर इतने प्राप्त होते हैं। इनमें मैं आपको स्थिरांक को वापस प्रदर्शित कर देता हूं। इसमें दिया गया B, D और H। इनमें B जो दिया गया है ये घूर्णन स्थिरांक को प्रदर्शित करता है, D और H दिया गया है ये अपकेंद्रीय विरूपण स्थिरांक या सेंट्रीफ्यूगल डिस्टोर्शन कांस्टेंट को प्रदर्शित करता है। इसके अलावा J दिए गए हैं, ये J घूर्णन क्वांटम संख्याओं को दर्शाते हैं जिसका मान 0, 1, 2, 3, 4 के बराबर होता है। इसके अलावा सेकंड स्तर के अंदर अगर आप देखें तो न्यू ई या ओमेगा ई बार जो दिया गया है यह साम्य कंपन तरंग संख्या है, जिसको कि हम साम्य कंपन आवृत्ति कहते हैं, लेकिन ये तरंग संख्या के रूप में लिखी जाती है। तो यहाँ ओमेगा ई बार इसी को प्रदर्शित करता है। इसके अलावा v जो दिया गया है ये कंपन क्वांटम संख्या को, जिसके मान ऊपर दे रखे हैं। इसी तरीके से यहाँ पर एक्स ई और वाई ई जो दिए गए हैं, इसी तरीके से अगला पद आएगा तो जेड ई होगा और इसी तरीके से आगे बढ़ेगा। तो ऐसी स्थिति में एक्स ई और वाई ई जो दिए गए हैं यह यहाँ पर कंपन स्थिरांक को दर्शाते हैं या ऑसिलेशन कांस्टेंट को प्रदर्शित करते हैं। और इन दोनों पदों के अंदर यदि हम बात करें तो D और H इन दोनों अपकेंद्रीय विरूपण स्थिरांकों के मान अति न्यून होते हैं, क्योंकि इनकी परास बहुत कम होती है, या हम कह सकते हैं B की तुलना में इनकी परास बहुत कम होती है, इसलिए इसको हम नगण्य मान लेते हैं। इसी तरीके से न्यू V बार के अंदर तीसरे पद के अंदर जो वाई ई दे रखा है जो कि कंपन कांस्टेंट है या ऑसिलेशन कांस्टेंट है, तो उस ऑसिलेशन कांस्टेंट को हम यहाँ पर क्या करते हैं? नगण्य मान लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगले जो हम प्रक्रिया के रूप में सूत्र काम में लेंगे या जो तरंग संख्या हम काम में लेंगे, उस तरंग संख्या के अंदर ये पद आपको हटा देना है, क्योंकि वाई ई का मान अति न्यून मानते हुए इस पद को हम हटा देते हैं। इसी तरीके से इन दोनों मानों को भी हम अति न्यून D और H के मानों के संदर्भ में इन दोनों पदों को भी हटा देते हैं और सरल सूत्र के रूप में यह संबंध निम्न प्रकार प्रदर्शित किया जाता है। तो उसके लिए हम यहाँ पर पॉइंट्स ध्यान रखेंगे। एक तो D, H व YE अति न्यून होने के कारण हम इनको यहाँ पर
नगण्य मान करके इनका जो पद है उससे इसको या उन पदों को पृथक कर देते हैं। ऐसी स्थिति में इन तीनों के अलावा यदि कंपन घूर्णन की तरंग संख्या प्रदर्शित की जाए, कंपन घूर्णन की तरंग संख्या प्रदर्शित की जाए तो इसे हम निम्न प्रकार से दर्शाते हैं। और ऊपर वाले समीकरण के अंदर न्यू बार जे और वी के रूप में प्रदर्शित किया जाए तो हमारे पास में संबंध बचेगा बी जे इंटू जे प्लस 1, प्लस में आएगा नेक्स्ट में वी प्लस हाफ ओमेगा ई बार माइनस वी प्लस हाफ का होल स्क्वायर एक्स ई ओमेगा ई बार। इसके आगे के पद हम नहीं ले रहे हैं, उनको नगण्य मान लेते हैं। तो ये जो संबंध हमारे पास में आता है यही संबंध आगे सभी गणनाएं करने के लिए प्रयुक्त किया जाएगा, जिसके अंदर बी में वापस बता देता हूं घूर्णन कांस्टेंट को प्रदर्शित करता है, जिसका मान हम पहले कंप्लीट अच्छी तरह से पिछले चैप्टर के अंदर ले चुके हैं। इसके अलावा वी और जे यहाँ पर घूर्णन क्वांटम संख्या, वी कंपन क्वांटम संख्या को प्रदर्शित करता है, ओमेगा ई बार साम्य तरंग संख्या को दर्शाता है जिसको हम इक्विलिब्रियम फ्रीक्वेंसी या साम्य आवृत्ति के रूप में दर्शाते हैं, और एक्स ई यहाँ पर कंपन स्थिरांक को प्रदर्शित करता है या वाइब्रेशनल या ऑसिलेशन कांस्टेंट को प्रदर्शित करता है। और ये संबंध यहाँ पर तरंग संख्या के रूप में कौन से जो घूर्णन कंपन स्तर है उन स्तरों की तरंग संख्या के रूप में प्रदर्शित किया गया है। अगले पद के अंदर हम यहाँ संक्रमण की बात करते हैं तो एक स्तर से दूसरे स्तर के अंदर यदि संक्रमण होता है तो संक्रमण की तरंग संख्या कैसे ज्ञात की जाती है। तो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कौन से संक्रमण की, घूर्णन कंपन या इसको कंपन घूर्णन भी कह सकते हैं, संक्रमण की तरंग संख्या, और इसको प्रदर्शित किया जाता है डेल्टा न्यू बार के रूप में, और ये है कंपन घूर्णन संक्रमण की तरंग संख्या। वापस ध्यान दें, संक्रमण का मतलब है एक स्तर से दूसरे स्तर में स्थानांतरण की प्रक्रिया को संक्रमण कहते हैं, और यहाँ पर आईआर विकिरणों के अवशोषण द्वारा कंपन और घूर्णन में तत्काल परिवर्तन द्वारा ये अपनी भिन्न अवस्था में स्थानांतरित हो जाता है। इस प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, संक्रमण कहते हैं, और घूर्णन कंपन संक्रमण को प्रदर्शित करता है। घूर्णन कंपन संक्रमण एक साथ यदि प्रदर्शित किए जाएं तो प्रक्रिया आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पर मैं दो तरह के स्तर प्रदर्शित करता हूँ। पहले में मैं लेता हूँ V बराबर या V प्रदर्शित कर दें, इसको कह देते हैं V डैश, ये हो जाएगा V डबल डैश। ये सबसे निम्न स्तर को प्रदर्शित करेगा, ये उससे उच्च स्तर को, ये उससे भी उच्च स्तर को। यदि इसका मान प्रदर्शित किया जाए तो इसको मैं लिख रहा हूँ V0, और यहाँ V डैश हो जाएगा बराबर 1, और V डबल डैश को लिखते हैं 2 के बराबर। अब आप एक चीज़ और ध्यान रखना, जैसे जैसे V के मान हम ऊपर बढ़ेंगे, ये प्रक्रिया हम पहले ले चुके हैं कि इनमें जो अंतराल है वो धीरे धीरे क्या होता है, कम होता है। ये अंतराल अधिक होगा, ये कम हो जाएगा, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे V और V अगले V के मध्य जो अंतराल है वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है, जो कि हमने इससे पिछले वाली प्रक्रिया के अंदर प्रदर्शित किया था। इसके अलावा इस V0 और V डैश के मध्य सूक्ष्म स्तर के रूप में घूर्णन स्तर होंगे, और घूर्णन स्तरों को हम इस रूप में प्रदर्शित करते हैं। घूर्णन स्तरों की प्रकृति आपको ध्यान रखनी है। घूर्णन स्तरों के मध्य का अंतराल नीचे से ऊपर जाने पर लगातार क्या होगा, बढ़ेगा। नीचे अंतर कम रहेगा, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे अंतराल क्या होगा, घटेगा। ऐसे ही निम्न स्तर में अंतराल कम होगा, और ऊपर जाएंगे तो अंतराल लगातार क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। उसके अंदर V जो 0 है इसके लिए J का मान यहाँ पर 0, फिर J2, J1, J2, J3, J4, J5, इस तरीके से आगे बढ़ता रहता है। इसके अलावा जो V यहाँ पर दे रखा है, इसके ऊपर के स्तर की बात करें तो यहाँ पर इसके घूर्णन स्तर को हम प्रदर्शित करेंगे J डैश से, अर्थात V डैश 1 है, इसी को J डैश 0 के रूप में, अगले वाले को हम लिखेंगे J डैश 1 के रूप में,
फिर आगे आ जाएगा 2, 3, 4, 5 इस तरीके से बढ़ता जाएगा और जैसे ही वी डबल डैश 2 होगा उसको जे डबल डैश 2 के रूप में प्रदर्शित करते हैं या जे डबल डैश के रूप में दर्शाया जाता है। तो इस तरीके से V0 और V डैश के मध्य के जो कंपन स्तर हैं इन स्तरों को J से प्रदर्शित किया गया है, अर्थात इनके मध्य जो स्तर हैं इनको J से, यहाँ से यहाँ के स्तर हैं इनको हम प्रदर्शित करते हैं J डैश से। अब यदि संक्रमण होता है अर्थात एक स्तर से दूसरे स्तर में, चूंकि हम यहाँ पर कंपन और घूर्णन एक साथ प्रदर्शित कर रहे हैं तो V से V डैश के विभिन्न जो घूर्णन स्तर हैं इनके मध्य संक्रमण होगा। यानी यहाँ से एक J से प्रारंभ करते हुए ऊपर वाले V डैश स्तर के किसी अन्य J में अर्थात J डैश में संक्रमण होता है। तो J के किसी मान से जिसका V क्या है निश्चित है, तो V के किसी J घूर्णन स्तर या V कंपन स्तर के J घूर्णन स्तर से प्रारंभ करते हुए V डैश कंपन स्तर के J डैश घूर्णन स्तर के अंदर यदि संक्रमण होता है तो इसे हम घूर्णन कंपन संक्रमण कहते हैं। और घूर्णन कंपन संक्रमण को ऐसे प्रदर्शित किया जाता है, V के J घूर्णन स्तर से V डैश के J डैश घूर्णन स्तर में संक्रमण, घूर्णन स्तर में संक्रमण, और इसी संक्रमण को हम घूर्णन कंपन संक्रमण कहते हैं, जिसमें V से V डैश में स्थानांतरण होगा, V का J घूर्णन स्तर और V डैश कंपन स्तर का J डैश घूर्णन स्तर, इनके मध्य यदि स्थानांतरण होता है या संक्रमण होता है तो उसी को कंपन घूर्णन संक्रमण कहते हैं। और यहाँ पर हमने निश्चित कर दिया है कि V के J से V डैश के J डैश घूर्णन स्तर में संक्रमण की बात कर रहे हैं। और इसमें हम प्रक्रिया प्रदर्शित करें तो V निम्न स्तर की बात करें तो कौन कौन से हो जाएंगे, निम्न स्तर में कंपन स्तर की बात की जाए और दूसरी में बात कर रहा हूँ घूर्णन स्तर की। तो निम्न स्तर में कंपन स्तर है उसको V से दर्शाया गया है, घूर्णन स्तर को J से। और अगर मैं उच्च स्तर की बात करता हूँ तो उच्च स्तर में कंपन स्तर को प्रदर्शित किया है V डैश से, घूर्णन स्तर को प्रदर्शित किया है J डैश से। तो इसके अंदर यदि संक्रमण होता है, जो कि यहाँ पर मैंने तीर से प्रदर्शित किया है, तीर यहाँ पर J बराबर 0 की बजाय J के किसी मान से प्रारंभ करते हुए ऊपर के V डैश के J डैश में किसी भी मान पर स्थानांतरित या संक्रमण प्रदर्शित कर सकता है, अर्थात कंपन स्तर भी बदलेगा और घूर्णन स्तर भी बदलेगा, इसलिए इसको हम कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो इसके अंदर अगर प्रक्रिया ली जाए तो उपयुक्त संबंध के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर निम्न स्तर के लिए V और J होंगे, अर्थात कंपन स्तर का मान V से और घूर्णन स्तर का मान J से प्रदर्शित होगा इसके अंदर। तो ऐसी स्थिति में इसकी तरंग संख्या यदि मैं यहाँ पर लिखता हूँ तो निम्न स्तर के लिए तरंग संख्या प्रदर्शित की जाएगी J और V के द्वारा, और उच्च स्तर की तरंग संख्या प्रदर्शित की जाएगी न्यू बार, जिसमें J डैश और V डैश होगा। अर्थात यदि इन दोनों के मध्य का ऊर्जा अंतराल लेना है तो इन दोनों के मध्य अंतर आना चाहिए। तो उच्च स्तर में से निम्न स्तर की क्वांटम संख्या घटा दी जाए तो संक्रमण की तरंग संख्या डेल्टा न्यू बार प्राप्त होती है, जो कि मैं यहाँ इस रूप में प्रदर्शित करता हूँ। तो डेल्टा न्यू बार, यहाँ पर J के और J डैश के मान में प्रदर्शित नहीं कर रहा हूँ, जो अंतर के रूप में आ जाएंगे। तो इसमें उच्च स्तर कौन सा है, उच्च स्तर में उसकी तरंग संख्या को प्रदर्शित किया जाएगा J डैश V डैश के द्वारा, माइनस निम्न स्तर की तरंग संख्या को J और V के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में उच्च स्तर में से निम्न स्तर की तरंग संख्या घटाई जाए तो जो संक्रमण की तरंग संख्या है डेल्टा न्यू बार वह प्राप्त हो जाती है। और इसके अंदर मैं यदि इन दोनों के मान रख दूं तो डेल्टा न्यू बार किस रूप में लिखा जाएगा, पहले ऊपर वाले मान J डैश और V डैश के रूप में, तो ये हो जाएगा B J डैश इंटू J डैश प्लस 1 प्लस हो जाएगा V डैश
प्लस हाफ इंटू ओमेगा ई बार माइनस वी डैश प्लस हाफ का होल स्क्वायर एक्स ई ओमेगा ई बार। ये हो गया उच्च स्तर की तरंग संख्या और इसमें से हम घटा रहे हैं निम्न स्तर की तरंग संख्या को। निम्न स्तर के लिए जे डैश की जगह हो जाएगा जे और वी डैश की जगह हो जाएगा वी। तो ये मान लिखा जाएगा बी जे इंटू जे प्लस वन प्लस ये हो जाएगा वी डैश की जगह वी प्लस 1/2 ओमेगा ई बार माइनस वी प्लस हाफ का होल स्क्वायर एक्स ई ओमेगा ई बार। इसमें से यदि एक दूसरे को घटाया जाए तो हमारे पास में संक्रमण की तरंग संख्या आ जाती है। तो संक्रमण की तरंग संख्या इस सूत्र के रूप में दर्शाई जाती है। और इसमें यदि मैं v और v डैश के मान स्थिर कर देता हूँ तो केवल j के मानों में परिवर्तन को यहाँ पर घूर्णन कंपन संक्रमण के रूप में प्रदर्शित करना आसान हो जाता है। तो मैं यहाँ पर निश्चित कर देता हूँ। किस किस को निश्चित करता हूँ? जैसे विशुद्ध कंपन स्पेक्ट्रम के अंदर हमने n का मान या इलेक्ट्रॉनिक स्तर को कांस्टेंट या निश्चित रखा था। एक ही इलेक्ट्रॉनिक स्तर के विभिन्न संक्रमण या कंपन स्तरों की बात की थी। उसी तरीके से यहाँ पर कंपन स्तर हम स्थिर कर देते हैं और घूर्णन स्तर भिन्न भिन्न लेते हुए संक्रमण की तरंग संख्या ज्ञात करते हैं। तो ऐसी स्थिति में निश्चित क्या करना है? v का मान कर देते हैं 0 और v डैश का मान कर देते हैं 1 में संक्रमण को लेते हैं, जिसमें j और j डैश भिन्न भिन्न कोई भी लिए जा सकते हैं। अभी हम v और v डैश में संक्रमण की बात कर रहे हैं। तो इस संक्रमण के लिए चयन नियम की बात की जाए या सिलेक्शन रूल की बात की जाए तो चयन नियम यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर चयन नियम हो जाएगा डेल्टा v बराबर +-1 +-2 +-3 आदि सभी मान आ जाएंगे जो कि हमने एन हार्मोनिक ऑसिलेटर के रूप में प्रदर्शित किए थे। तो वे सभी यहाँ पर वर्ण नियम के रूप में प्रदर्शित होंगे। लेकिन इनमें से मैं यहाँ पर केवल पहले प्रकार के वर्ण को ले रहा हूँ जिसमें डेल्टा v का मान +-1 के रूप में मैं +1 लेके प्रदर्शित कर रहा हूँ, जिसमें v0 से v-1 में संक्रमण करें तो डेल्टा v का मान इसके लिए कितना लिया गया है? +1। पहला एक केस ही लेकर इसको प्रारंभ करते हैं। इसके अंदर यदि ऊपर दिए गए संबंध में v की जगह 0 और v' की जगह 1 कर दिया जाए तो मान रखने पर क्या आता है? तो निश्चित में संक्रमण के लिए तरंग संख्या तो हम मान रखते हैं। तो मान रखने पर प्राप्त होगा हमारे पास में डेल्टा न्यू बार बराबर ऊपर जो वी जे है इसके मान परिवर्तित नहीं करना है तो ये हो जाएगा बी जे डैश इंटू जे डैश +1 प्लस हो जाएगा वी डैश की जगह रखेंगे 1 + हाफ तो ये हो जाएगा 1 + हाफ ओमेगा ई बार माइनस। अब ध्यान रखना सेकंड स्टेप में माइनस आएगा, ये जोड़ का चिन्ह है और इसके पहले और दूसरे पद के बीच में माइनस का चिन्ह आएगा। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आएगा माइनस वी डैश की जगह वापस रखिए 1 तो ये हो जाएगा 1 + हाफ का होल स्क्वायर इंटू एक्स ई ओमेगा ई बार ब्रैकेट कर दीजिए बंद। इसके अलावा इसमें से हम घटा रहे हैं जिसमें v का मान हम रखेंगे 0 और j का मान अभी नहीं ले रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा बी जे इंटू जे +1 प्लस यहाँ हो जाएगा v की जगह 0 + हाफ इंटू ओमेगा ई बार माइनस 0 + हाफ का होल स्क्वायर इंटू एक्स ई ओमेगा ई बार के रूप में। अब यदि इसको हल किया जाए जिसमें बी जे डैश और जे डैश +1 और बी जे जे +1 वही रहेगा, बाकी को यदि हल करते हैं तो क्या प्रक्रिया आती है? तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे डेल्टा न्यू बार बराबर हो जाएगा, क्या मान रखेंगे? ये होगा बी जे डैश इंटू जे +1 ऊपर वाला पद है, इसमें जुड़ रहा है
v का मान हमने रखा था v डैश के लिए 1 प्लस हाफ हो जाएगा यहाँ पर 3/2 x 3/2 ओमेगा ई, तो 3/2 ओमेगा ई बार माइनस 1/2 था, तो 1 प्लस 1/2 v डैश का मान ले रहे हैं, पहले j डैश है तो ये v डैश होगा यहाँ पे। तो ऐसी स्थिति में पहले लिया था हमने 1 प्लस हाफ 3/2, अब सेकंड में आता है 1 प्लस या v डैश प्लस हाफ जो लिखा था 1 प्लस हाफ उसका होल स्क्वायर, तो 3/2 का होल स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 9/4, जिसमें एक्स ई और ओमेगा ई बार का गुणा करेंगे और इसमें से हम घटा रहे हैं, किसको घटा रहे हैं, जिसमें आ जाएगा बी जे इंटू जे प्लस 1 प्लस इसके अलावा इसकी जगह 1/2 अर्थात 1/2 ओमेगा ई बार माइनस हो जाएगा 1/4 एक्स ई ओमेगा ई बार, इसको हम घटा रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में बी जे डैश इंटू जे डैश प्लस 1 में से हम बी जे और जे प्लस 1 है इसको घटाएंगे, इसके अलावा समान पद ये दिया गया, इसमें से इस समान पद को हटाएंगे और इस माइनस के समान पद में से इस माइनस का समान पद हटाएंगे, जैसे बीजगणितीय रूप में किया जाता है उसी रूप में इसको सरल करते हैं। तो इसको सरल करने पर इसमें से इस पद को घटा रहे हैं तो क्या प्रक्रिया आएगी, उसको घटाने पर मैं b कॉमन ले लेता हूँ, अंदर बचेगा क्या बचेगा, j डैश इंटू जे डैश प्लस 1 माइनस j इंटू जे प्लस 1, इसको अलग कर दीजिए। इसके अलावा इस पद में से इसको घटाएंगे तो ये मान आ जाएगा आपके 3/2 में से 1/2 ओमेगा ई बार घटाएंगे तो ये बचेगा केवल ओमेगा ई बार, एक बचेगा तो 1 ओमेगा ई बार, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ओमेगा ई बार आ जाएगा। इसके अलावा इस पद में से इसको घटा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में 9/4 में से ये 1/4 को घटाया जाए तो ये भी माइनस का चिन्ह है और उसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस और माइनस ये कैसा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो इसके साथ बड़े ब्रैकेट के अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, तो माइनस का मान बड़ा है इसलिए यहाँ पर माइनस का चिन्ह आएगा। 9/4 में से 1/4 को सब्सट्रैक्ट किया जाए तो ये बचेगा 2xe और ओमेगा ई बार के रूप में। तो ये पूरी प्रक्रिया के अंदर सूत्र आ जाएगा प्लस में ओमेगा ई बार, लेकिन यहाँ पर आएगा माइनस में 2xe ओमेगा ई बार। इसके अलावा और इसको सरल किया जाए तो इसी प्रक्रिया को हम इस रूप में लिख सकते हैं, b कॉमन है ही, इसके अलावा इन दोनों में से j डैश में से j घटाएं तो ये और ये गुणनफल के रूप में पृथक हो जाएगा, तो इसको यदि सरल किया जाए तो ये बचेगा j डैश माइनस j और इसके मान का गुणा कर दिया जाए तो ये मान प्राप्त हो जाएगा जे डैश प्लस जे स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस का 1। सरल करके देख लें क्या क्या स्थिति आती है। जे डैश को सबसे पहले गुणा करेंगे जे से तो जे डैश हो जाएगा, फिर जे डैश को गुणा करेंगे 1 से तो ये हो जाएगा जे डैश, फिर 1 को गुणा करेंगे जे से तो ये जे हो जाएगा और उसके बाद में बचेगा 1 को 1 से गुणा करें तो ये हो जाएगा 1 और उसके बाद में इन दोनों में से ओमेगा ई बार को कॉमन ले लिया जाए तो ब्रैकेट में बचेगा 1 माइनस 2xe और कॉमन आ जाएगा ओमेगा ई बार, ये एक सिंगल पद हो जाएगा। अब इसके अंदर जे डैश है, दोनों जे इस तरह का गुणनफल है, इसको हम नगण्य करके पृथक कर देते हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है जे डैश को नगण्य मान लिया जाता है क्योंकि ये दो स्तरों के गुणनफल को प्रदर्शित करता है, जिसमें जे यदि शून्य लिया जाए तो ये पृथक हो जाता है। अन्य भी ले सकते हैं लेकिन इन दोनों के गुणनफल को यहाँ से हटा दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास में संबंध आ जाएगा डेल्टा न्यू बार बराबर, यहाँ पर बचेगा b इंटू जे डैश माइनस जे और यहाँ पर इसको यदि नगण्य कर दिया जाए तो पीछे बचेगा j प्लस जे डैश प्लस 1 और यहाँ पर इन दोनों की जगह एक
सिंपल मान प्रदर्शित कर दिया जाए इस पूरे मान की जगह, तो इसको हम न्यू जीरो बार के रूप में दर्शाते हैं। चूंकि यह मान किस में आता है, v0 से v डैश बराबर 1 में संक्रमण के लिए, और v0 से v1 के अंदर यदि संक्रमण होता है तो इसे हम मूलभूत बैंड या मूल आवृत्ति के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर जो चिन्ह लिया गया है ओमेगा 0 बार, ये यहाँ पर मूल आवृत्ति को प्रदर्शित करता है, जो कि किस रूप में दर्शाई गई है, तरंग संख्या के रूप में। तो मूल आवृत्ति या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है जो कि वेव नंबर के रूप में या तरंग संख्या के रूप में प्रदर्शित की गई। तो इस तरीके से मूल आवृत्ति के साथ में यदि ये मान दर्शाया जाए तो इससे हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, इससे हम कंपन घूर्णन संक्रमण की तरंग संख्या डेल्टा न्यू बार को ज्ञात कर सकते हैं। अब यदि हम J से J डैश में संक्रमण की बात करें, जिसमें V और V डैश कांस्टेंट है, 0 और 1 फंडामेंटल बैंड की बात कर रहे हैं जो कि सबसे अधिक तीव्रता युक्त बैंड होते हैं, तो उसमें J और J में संक्रमण यदि प्रदर्शित किया जाए तो J और J डैश के मानों के मध्य संक्रमण या J निम्न स्तर के कौन से J से उच्च स्तर के कौन से J में संक्रमण संभव है, उसी को यहाँ पर प्रदर्शित करेंगे। चूंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं गैसीय ध्रुवीय द्विपरमाण्विक अणु, परमाण्विक अणु में घूर्णन संक्रमण की बात कर रहे हैं, और कौन से के लिए, यहाँ पर हम करेंगे मूल आवृत्ति के लिए। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या मूल आवृत्ति के लिए घूर्णन संक्रमण की बात करें तो घूर्णन संक्रमण का चयन नियम निश्चित है, और द्विपरमाण्विक ध्रुवीय अणु के लिए गैसीय अवस्था में इसका सिलेक्शन रूल, चयन नियम या वर्ण नियम, ये होता है डेल्टा J इक्वल टू ±1 के द्वारा हम इसको प्रदर्शित करते हैं। लेकिन ध्यान रखना है डेल्टा J का मान यहाँ पर कभी भी शून्य नहीं होगा, ये आपको प्रक्रिया ध्यान में रखनी है। और डेल्टा J 0 न लेते हुए केवल ±1 के रूप में मूल आवृत्ति को प्रदर्शित किया जाता है। तो इस समीकरण के अंदर J डैश और J के मध्य का अंतराल या तो +1 हो सकता है या -1 हो सकता है, और इसी रूप में हम संक्रमण की तरंग संख्या को ज्ञात करते हैं। अब विभिन्न संक्रमणों के लिए तरंग संख्या के मान क्या होंगे, वो अगली प्रक्रिया के रूप में यहाँ प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ अगले पद के अंदर हम बात कर रहे हैं घूर्णन कंपन संक्रमण की तरंग संख्या, और घूर्णन कंपन संक्रमण की तरंग संख्या के अंदर डेल्टा J आपको कितना लेना है, ये ध्यान रखना, +-1 के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा, लेकिन डेल्टा J शून्य नहीं होगा। उसी प्रक्रिया को लेकर हम यहाँ प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरीके से नेक्स्ट क्लास के अंदर हम घूर्णन कंपन संक्रमण की तरंग संख्या, उसके विभिन्न मानों को यहाँ पर व्युत्पन्न किए गए सूत्र के अंदर मान रख करके डेल्टा न्यू बार किस तरीके से ज्ञात किया जाता है वो बात करेंगे, और उसके बाद में उसी के साथ में यहाँ पर हम इंटेंसिटी या कंपन स्तर की या कंपन घूर्णन स्तर की तीव्रता की भी चर्चा करेंगे, और इसी के साथ अपना टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर या अगली क्लास के अंदर यह चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, जो कि वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा। तो अगली क्लास के अंदर इस प्रक्रिया को हम डिटेल के अंदर लेके प्रारंभ करेंगे। थैंक यू सो मच। v+½ का होल स्क्वायर पहले लिया था, तो यहाँ आ जाएगा घातांक 3, और यहाँ हो जाएगा y e ω e और उसके बाद में ये मान आगे बढ़ता जाए। तो इस तरीके से पहली लाइन के अंदर जो लिखा गया मान है ये न्यू J बार को प्रदर्शित कर रहा है, जो कि हमने अदृढ़ घूर्णक के अंदर
प्रदर्शित किया था वही तरंग संख्या का सूत्र है। दूसरा न्यू वी बार जो दिया गया है नीचे संबंध, ये प्रदर्शित करता है कि हम जो दोलक या गुणनित्र काम में ले रहे हैं यह कौन सा है, अनावर्ती दोलक के रूप में, तो उसके घूर्णन स्तर इतने प्राप्त होते हैं। इनमें मैं आपको स्थिरांक को वापस प्रदर्शित कर देता हूं। इसमें दिया गया B, D और H। इनमें B जो दिया गया है ये घूर्णन स्थिरांक को प्रदर्शित करता है, D और H दिया गया है ये अपकेंद्रीय विरूपण स्थिरांक या सेंट्रीफ्यूगल डिस्टोर्शन कांस्टेंट को प्रदर्शित करता है। इसके अलावा J दिए गए हैं, ये J घूर्णन क्वांटम संख्याओं को दर्शाते हैं जिसका मान 0, 1, 2, 3, 4 के बराबर होता है। इसके अलावा सेकंड स्तर के अंदर अगर आप देखें तो न्यू E या ओमेगा E बार जो दिया गया है यह साम्य कंपन तरंग संख्या है जिसको कि हम साम्य कंपन आवृत्ति कहते हैं, लेकिन ये तरंग संख्या के रूप में लिखी जाती है। तो यहाँ ओमेगा ई बार इसी को प्रदर्शित करता है। इसके अलावा V जो दिया गया है ये कंपन क्वांटम संख्या को जिसके मान ऊपर दे रखे हैं। इसी तरीके से यहाँ पर XE और YE जो दिए गए हैं, इसी तरीके से अगला पद आएगा तो ZE होगा और इसी तरीके से आगे बढ़ेगा। तो ऐसी स्थिति में XE और YE जो दिए गए हैं यह यहाँ पर कंपन स्थिरांक को दर्शाते हैं या ऑसिलेशन कांस्टेंट को प्रदर्शित करते हैं। और इन दोनों पदों के अंदर यदि हम बात करें तो D और H इन दोनों अपकेंद्रीय विरूपण स्थिरांकों के मान अति न्यून होते हैं क्योंकि इनकी परास बहुत कम होती है, या हम कह सकते हैं B की तुलना में इनकी परास बहुत कम होती है, इसलिए इसको हम नगण्य मान लेते हैं। इसी तरीके से न्यू V बार के अंदर तीसरे पद के अंदर जो YE दे रखा है जो कि कंपन कांस्टेंट है या ऑसिलेशन कांस्टेंट है, तो उस ऑसिलेशन कांस्टेंट को हम यहाँ पर क्या करते हैं, नगण्य मान लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगले जो हम प्रक्रिया के रूप में सूत्र काम में लेंगे या जो तरंग संख्या हम काम में लेंगे उस तरंग संख्या के अंदर ये पद आपको हटा देना है क्योंकि YE का मान अति न्यून मानते हुए इस पद को हम हटा देते हैं। इसी तरीके से इन दोनों मानों को भी हम अति न्यून D और H के मानों के संदर्भ में इन दोनों पदों को भी हटा देते हैं और सरल सूत्र के रूप में यह संबंध निम्न प्रकार प्रदर्शित किया जाता है। तो उसके लिए हम यहाँ पर पॉइंट्स ध्यान रखेंगे। एक तो D, H व YE अति न्यून होने के कारण हम इनको यहाँ पर नगण्य मान करके इनका जो पद है उससे इसको या उन पदों को पृथक कर देते हैं। ऐसी स्थिति में इन तीनों के अलावा यदि कंपन घूर्णन की तरंग संख्या प्रदर्शित की जाए, कंपन घूर्णन की तरंग संख्या प्रदर्शित की जाए तो इसे हम निम्न प्रकार से दर्शाते हैं। और ऊपर वाले समीकरण के अंदर न्यू बार J और V के रूप में प्रदर्शित किया जाए तो हमारे पास में संबंध बचेगा BJ इंटू J प्लस 1 प्लस में आएगा नेक्स्ट में V प्लस हाफ ओमेगा E बार माइनस V प्लस हाफ का होल स्क्वायर XE ओमेगा E बार। इसके आगे के पद हम नहीं ले रहे हैं, उनको नगण्य मान लेते हैं। तो ये जो संबंध हमारे पास में आता है यही संबंध आगे सभी गणनाएं करने के लिए प्रयुक्त किया जाएगा, जिसके अंदर B में वापस बता देता हूं घूर्णन कांस्टेंट को प्रदर्शित करता है जिसका मान हम पहले कंप्लीट अच्छी तरह से पिछले चैप्टर के अंदर ले चुके हैं। इसके अलावा V और J यहाँ पर घूर्णन क्वांटम संख्या, V कंपन क्वांटम संख्या को प्रदर्शित करता है, ओमेगा E बार साम्य तरंग संख्या को दर्शाता है जिसको हम इक्विलिब्रियम फ्रीक्वेंसी या साम्य आवृत्ति के रूप में दर्शाते हैं, और XE यहाँ पर कंपन स्थिरांक को प्रदर्शित करता है या वाइब्रेशनल या ऑसिलेशन कांस्टेंट को प्रदर्शित करता है। और यह संबंध यहाँ पर तरंग संख्या के रूप में कौन से जो घूर्णन कंपन स्तर है उन स्तरों की तरंग संख्या के रूप में प्रदर्शित किया गया है। अगले पद के अंदर हम यहाँ संक्रमण की बात करते हैं तो एक स्तर से दूसरे स्तर के अंदर यदि संक्रमण होता है तो संक्रमण की तरंग संख्या कैसे ज्ञात की जाती है। तो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कौन से संक्रमण की, घूर्णन कंपन या इसको कंपन घूर्णन भी कह सकते हैं,
संक्रमण की तरंग संख्या, और इसको प्रदर्शित किया जाता है डेल्टा न्यू बार के रूप में, और ये है कंपन घूर्णन संक्रमण की तरंग संख्या। वापस ध्यान दें, संक्रमण का मतलब है एक स्तर से दूसरे स्तर में स्थानांतरण की प्रक्रिया को संक्रमण कहते हैं, और यहाँ पर IR विकिरणों के अवशोषण द्वारा कंपन और घूर्णन में तत्काल परिवर्तन द्वारा ये अपनी भिन्न अवस्था में स्थानांतरित हो जाता है। इस प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, संक्रमण कहते हैं, और घूर्णन कंपन संक्रमण को प्रदर्शित करता है। घूर्णन कंपन संक्रमण एक साथ यदि प्रदर्शित किए जाएं तो प्रक्रिया आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पर मैं दो तरह के स्तर प्रदर्शित करता हूँ। पहले में मैं लेता हूँ V बराबर, या V प्रदर्शित कर दें, इसको कह देते हैं V डैश, ये हो जाएगा V डबल डैश। ये सबसे निम्न स्तर को प्रदर्शित करेगा, ये उससे उच्च स्तर को, ये उससे भी उच्च स्तर को। यदि इसका मान प्रदर्शित किया जाए तो इसको मैं लिख रहा हूँ V0, और यहाँ V डैश हो जाएगा बराबर 1, और V डबल डैश को लिखते हैं 2 के बराबर। अब आप एक चीज़ और ध्यान रखना, जैसे जैसे V के मान हम ऊपर बढ़ेंगे, ये प्रक्रिया हम पहले ले चुके हैं कि इनमें जो अंतराल है वो धीरे धीरे क्या होता है, कम होता है। ये अंतराल अधिक होगा, ये कम हो जाएगा, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे V और V अगले V के मध्य जो अंतराल है वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है, जो कि हमने इससे पिछले वाली प्रक्रिया के अंदर प्रदर्शित किया था। इसके अलावा इस V0 और V डैश के मध्य सूक्ष्म स्तर के रूप में घूर्णन स्तर होंगे, और घूर्णन स्तरों को हम इस रूप में प्रदर्शित करते हैं। घूर्णन स्तरों की प्रकृति आपको ध्यान रखनी है। घूर्णन स्तरों के मध्य का अंतराल नीचे से ऊपर जाने पर लगातार क्या होगा, बढ़ेगा। नीचे अंतर कम रहेगा, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे अंतराल क्या होगा, घटेगा। ऐसे ही निम्न स्तर में अंतराल कम होगा, और ऊपर जाएंगे तो अंतराल लगातार क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। उसके अंदर V जो 0 है, इसके लिए J का मान यहाँ पर 0, फिर J2, J1, J2, J3, J4, J5, इस तरीके से आगे बढ़ता रहता है। इसके अलावा जो V यहाँ पर दे रखा है, इसके ऊपर के स्तर की बात करें तो यहाँ पर इसके घूर्णन स्तर को हम प्रदर्शित करेंगे J डैश से, अर्थात V डैश 1 है, इसी को J डैश 0 के रूप में, अगले वाले को हम लिखेंगे J डैश 1 के रूप में, फिर आगे आ जाएगा 2, 3, 4, 5, इस तरीके से बढ़ता जाएगा, और जैसे ही V डबल डैश 2 होगा उसको J डबल डैश 2 के रूप में प्रदर्शित करते हैं, या J डबल डैश के रूप में दर्शाया जाता है। तो इस तरीके से V0 और V डैश के मध्य के जो कंपन स्तर हैं, इन स्तरों को J से प्रदर्शित किया गया है, अर्थात इनके मध्य जो स्तर हैं इनको J से, यहाँ से यहाँ के स्तर हैं इनको हम प्रदर्शित करते हैं J डैश से। अब यदि संक्रमण होता है, अर्थात एक स्तर से दूसरे स्तर में, चूंकि हम यहाँ पर कंपन और घूर्णन एक साथ प्रदर्शित कर रहे हैं, तो V से V डैश के विभिन्न जो घूर्णन स्तर हैं इनके मध्य संक्रमण होगा। यानी यहाँ से एक J से प्रारंभ करते हुए ऊपर वाले V डैश स्तर के किसी अन्य J में, अर्थात J डैश में संक्रमण होता है। तो J के किसी मान से, जिसका V क्या है, निश्चित है, तो V के किसी J घूर्णन स्तर या V कंपन स्तर के J घूर्णन स्तर से प्रारंभ करते हुए V डैश कंपन स्तर के J डैश घूर्णन स्तर के अंदर यदि संक्रमण होता है तो इसे हम घूर्णन कंपन संक्रमण कहते हैं। और घूर्णन कंपन संक्रमण को ऐसे प्रदर्शित किया जाता है, V के J घूर्णन स्तर से V डैश के J डैश घूर्णन स्तर में संक्रमण, घूर्णन स्तर में संक्रमण, और इसी संक्रमण को हम घूर्णन कंपन संक्रमण कहते हैं, जिसमें V से V डैश में स्थानांतरण होगा, V का J घूर्णन स्तर और V डैश कंपन स्तर का J डैश घूर्णन स्तर, इनके मध्य यदि स्थानांतरण होता है या संक्रमण होता है तो उसी को कंपन घूर्णन संक्रमण कहते हैं। और यहाँ पर हमने निश्चित कर दिया है कि V के J से V डैश के J डैश घूर्णन स्तर में संक्रमण की बात कर रहे हैं, और इसमें हम
प्रक्रिया प्रदर्शित करें तो V निम्न स्तर की बात करें तो कौन कौन से हो जाएंगे, निम्न स्तर में कंपन स्तर की बात की जाए और दूसरी में बात कर रहा हूं घूर्णन स्तर की। तो निम्न स्तर में कंपन स्तर है उसको V से दर्शाया गया है, घूर्णन स्तर को J से। और अगर मैं उच्च स्तर की बात करता हूं तो उच्च स्तर में कंपन स्तर को प्रदर्शित किया है V डैश से, घूर्णन स्तर को प्रदर्शित किया है J डैश से। तो इसके अंदर यदि संक्रमण होता है, जो कि यहाँ पर मैंने तीर से प्रदर्शित किया है, तीर यहाँ पर J बराबर 0 की बजाय J के किसी मान से प्रारंभ करते हुए ऊपर के V डैश के J डैश में किसी भी मान पर स्थानांतरित या संक्रमण प्रदर्शित कर सकता है। अर्थात कंपन स्तर भी बदलेगा और घूर्णन स्तर भी बदलेगा, इसलिए इसको हम कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो इसके अंदर अगर प्रक्रिया ली जाए तो उपयुक्त संबंध के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर निम्न स्तर के लिए V और J होंगे, अर्थात कंपन स्तर का मान V से और घूर्णन स्तर का मान J से प्रदर्शित होगा इसके अंदर। तो ऐसी स्थिति में इसकी तरंग संख्या यदि मैं यहाँ पर लिखता हूँ तो निम्न स्तर के लिए तरंग संख्या प्रदर्शित की जाएगी J और V के द्वारा, और उच्च स्तर की तरंग संख्या प्रदर्शित की जाएगी न्यू बार, जिसमें J डैश और V डैश होगा। अर्थात यदि इन दोनों के मध्य का ऊर्जा अंतराल लेना है तो इन दोनों के मध्य अंतर आना चाहिए। तो उच्च स्तर में से निम्न स्तर की क्वांटम संख्या घटा दी जाए तो संक्रमण की तरंग संख्या डेल्टा न्यू बार प्राप्त होती है, जो कि मैं यहाँ इस रूप में प्रदर्शित करता हूँ। तो डेल्टा न्यू बार यहाँ पर J के और J डैश के मान में प्रदर्शित नहीं कर रहा हूँ, जो अंतर के रूप में आ जाएंगे। तो इसमें उच्च स्तर कौन सा है, उच्च स्तर में उसकी तरंग संख्या को प्रदर्शित किया जाएगा J डैश V डैश के द्वारा, माइनस निम्न स्तर की तरंग संख्या को J और V के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में उच्च स्तर में से निम्न स्तर की तरंग संख्या घटाई जाए तो जो संक्रमण की तरंग संख्या है डेल्टा न्यू बार वह प्राप्त हो जाती है। और इसके अंदर मैं यदि इन दोनों के मान रख दूं तो डेल्टा न्यू बार किस रूप में लिखा जाएगा, पहले ऊपर वाले मान J डैश और V डैश के रूप में, तो ये हो जाएगा B J डैश इंटू J डैश प्लस 1 प्लस हो जाएगा V डैश प्लस हाफ इंटू ओमेगा ई बार माइनस V डैश प्लस हाफ का होल स्क्वायर एक्स ई ओमेगा ई बार। ये हो गया उच्च स्तर की तरंग संख्या, और इसमें से हम घटा रहे हैं निम्न स्तर की तरंग संख्या को। निम्न स्तर के लिए J डैश की जगह हो जाएगा J और V डैश की जगह हो जाएगा V। तो ये मान लिखा जाएगा B J इंटू J प्लस 1 प्लस ये हो जाएगा V डैश की जगह V प्लस 1/2 ओमेगा ई बार माइनस V प्लस हाफ का होल स्क्वायर एक्स ई ओमेगा ई बार। इसमें से यदि एक दूसरे को घटाया जाए तो हमारे पास में संक्रमण की तरंग संख्या आ जाती है। तो संक्रमण की तरंग संख्या इस सूत्र के रूप में दर्शाई जाती है। और इसमें यदि मैं V और V डैश के मान स्थिर कर देता हूं तो केवल J के मानों में परिवर्तन को यहाँ पर घूर्णन कंपन संक्रमण के रूप में प्रदर्शित करना आसान हो जाता है। तो मैं यहाँ पर निश्चित कर देता हूँ, किस किस को निश्चित करता हूँ, जैसे विशुद्ध कंपन स्पेक्ट्रम के अंदर हमने n का मान या इलेक्ट्रॉनिक स्तर को कांस्टेंट या निश्चित रखा था, एक ही इलेक्ट्रॉनिक स्तर के विभिन्न संक्रमण या कंपन स्तरों की बात की थी। उसी तरीके से यहाँ पर कंपन स्तर हम स्थिर कर देते हैं और घूर्णन स्तर भिन्न भिन्न लेते हुए संक्रमण की तरंग संख्या ज्ञात करते हैं। तो ऐसी स्थिति में निश्चित क्या करना है, V का मान कर देते हैं 0 और V डैश का मान कर देते हैं 1 में संक्रमण को लेते हैं, जिसमें J और J डैश भिन्न भिन्न कोई भी लिए जा सकते हैं। अभी हम V और V डैश में संक्रमण की बात कर रहे हैं। तो इस संक्रमण के लिए चयन नियम की बात की जाए या सिलेक्शन रूल की बात की जाए
तो चयन नियम यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर चयन नियम हो जाएगा डेल्टा V बराबर +-1 +-2 +-3 आदि सभी मान आ जाएंगे जो कि हमने एन हार्मोनिक ऑसिलेटर के रूप में प्रदर्शित किए थे। तो वे सभी यहाँ पर वर्ण नियम के रूप में प्रदर्शित होंगे, लेकिन इनमें से मैं यहाँ पर केवल पहले प्रकार के वर्ण को ले रहा हूँ जिसमें डेल्टा V का मान +-1 के रूप में मैं +1 लेके प्रदर्शित कर रहा हूँ, जिसमें V0 से V'1 में संक्रमण करें तो डेल्टा V का मान इसके लिए कितना लिया गया है, +1। पहला एक केस ही लेकर इसको प्रारंभ करते। इसके अंदर यदि ऊपर दिए गए संबंध में V की जगह 0 और V' की जगह 1 कर दिया जाए तो मान रखने पर क्या आता है, तो निश्चित में संक्रमण के लिए तरंग संख्या, तो हम मान रखते हैं, तो मान रखने पर प्राप्त होगा हमारे पास में डेल्टा न्यू बार बराबर, ऊपर जो Vj है इसके मान परिवर्तित नहीं करना है, तो ये हो जाएगा Bj' इंटू J' +1 प्लस हो जाएगा V' की जगह रखेंगे 1 +½ तो ये हो जाएगा 1 +½ ओमेगा ई बार माइनस। अब ध्यान रखना सेकंड स्टेप में माइनस आएगा, ये जोड़ का चिन्ह है और इसके पहले और दूसरे पद के बीच में माइनस का चिन्ह आएगा। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आएगा माइनस, V' की जगह वापस रखिए 1 तो ये हो जाएगा 1 +½ का होल स्क्वायर इंटू XE ओमेगा ई बार, ब्रैकेट कर दीजिए बंद। इसके अलावा इसमें से हम घटा रहे हैं जिसमें V का मान हम रखेंगे 0 और J का मान अभी नहीं ले रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा Bj इंटू J+1 प्लस यहाँ हो जाएगा V की जगह 0 +½ इंटू ओमेगा ई बार माइनस 0 +½ का होल स्क्वायर इंटू XE ओमेगा ई बार के रूप में। अब यदि इसको हल किया जाए जिसमें Bj' और J'+1 और Bj+1 वही रहेगा, बाकी को यदि हल करते हैं तो क्या प्रक्रिया आती है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे डेल्टा न्यू बार बराबर हो जाएगा, क्या मान रखेंगे, ये होगा Bj' इंटू J+1, ऊपर वाला पद है इसमें जुड़ रहा है V का मान हमने रखा था V' के लिए 1 +½ हो जाएगा यहाँ पर 3/2 x 3/2 ओमेगा ई, तो 3/2 ओमेगा ई बार माइनस 1/2 था तो 1 + 1/2 V' का मान ले रहे हैं, पहले J' है तो ये V' होगा यहाँ पे। तो ऐसी स्थिति में पहले लिया था हमने 1 + 3/2, अब सेकंड में आता है 1 प्लस या V'+½ जो लिखा था 1 +½ उसका होल स्क्वायर, तो 3/2 का होल स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 9/4 जिसमें XE और ओमेगा ई बार का गुणा करेंगे और इसमें से हम घटा रहे हैं, किसको घटा रहे हैं, जिसमें आ जाएगा Bj इंटू J+1 प्लस इसके अलावा इसकी जगह 1/2 अर्थात 1/2 ओमेगा ई बार माइनस हो जाएगा 1/4 XE ओमेगा ई बार, इसको हम घटा रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में Bj' इंटू J'+1 में से हम Bj और J+1 है इसको घटाएंगे, इसके अलावा समान पद ये दिया गया, इसमें से इस समान पद को हटाएंगे और इस माइनस के समान पद में से इस माइनस का समान पद हटाएंगे, जैसे बीजगणितीय रूप में किया जाता है उसी रूप में इसको सरल करते हैं। तो इसको सरल करने पर इसमें से इस पद को घटा रहे हैं तो क्या प्रक्रिया आएगी, उसको घटाने पर मैं B कॉमन ले लेता हूँ, अंदर बचेगा क्या बचेगा J' इंटू J'+1 माइनस J इंटू J+1, इसको अलग कर दीजिए। इसके अलावा इस पद में से इसको घटाएंगे तो ये मान आ जाएगा आपके 3/2 में से 1/2 ओमेगा ई बार घटाएंगे तो ये बचेगा केवल ओमेगा ई बार, एक बचेगा तो 1 ओमेगा ई बार, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ओमेगा ई बार आ जाएगा। इसके अलावा इस पद में से
इसको घटा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में 9/4 में से ये 1/4 को घटाया जाए तो ये भी माइनस का चिन्ह है, और उसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस और माइनस ये कैसा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसके साथ बड़े ब्रैकेट के अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। तो माइनस का मान बड़ा है, इसलिए यहाँ पर माइनस का चिन्ह आएगा। 9/4 में से 1/4 को सब्सट्रैक्ट किया जाए तो ये बचेगा 2xe और ओमेगा ई बार के रूप में। तो ये पूरी प्रक्रिया के अंदर सूत्र आ जाएगा प्लस में ओमेगा ई बार, लेकिन यहाँ पर आएगा माइनस में 2xe ओमेगा ई बार। इसके अलावा और इसको सरल किया जाए तो इसी प्रक्रिया को हम इस रूप में लिख सकते हैं, b कॉमन है ही। इसके अलावा इन दोनों में से j डैश में से j घटाएं तो ये और ये गुणनफल के रूप में पृथक हो जाएगा। तो इसको यदि सरल किया जाए तो ये बचेगा j डैश माइनस j, और इसके मान का गुणा कर दिया जाए तो ये मान प्राप्त हो जाएगा j डैश प्लस j स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस का 1। सरल करके देख लें क्या क्या स्थिति आती है। j डैश को सबसे पहले गुणा करेंगे j से तो j डैश हो जाएगा, फिर j डैश को गुणा करेंगे 1 से तो ये हो जाएगा j डैश, फिर 1 को गुणा करेंगे j से तो ये j हो जाएगा, और उसके बाद में बचेगा 1 को 1 से गुणा करें तो ये हो जाएगा 1, और उसके बाद में इन दोनों में से ओमेगा ई बार को कॉमन ले लिया जाए तो ब्रैकेट में बचेगा 1 माइनस 2xe और कॉमन आ जाएगा ओमेगा ई बार, ये एक सिंगल पद हो जाएगा। अब इसके अंदर जे डैश है, दोनों जे इस तरह का गुणनफल है, इसको हम नगण्य करके पृथक कर देते हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, जे डैश को नगण्य मान लिया जाता है क्योंकि ये दो स्तरों के गुणनफल को प्रदर्शित करता है, जिसमें j यदि शून्य लिया जाए तो ये पृथक हो जाता है। अन्य भी ले सकते हैं, लेकिन इन दोनों के गुणनफल को यहाँ से हटा दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास में संबंध आ जाएगा डेल्टा न्यू बार बराबर, यहाँ पर बचेगा b इंटू जे डैश माइनस जे, और यहाँ पर इसको यदि नगण्य कर दिया जाए तो पीछे बचेगा j प्लस जे डैश प्लस 1, और यहाँ पर इन दोनों की जगह एक सिंपल मान प्रदर्शित कर दिया जाए इस पूरे मान की जगह, तो इसको हम न्यू 0 बार के रूप में दर्शाते हैं। चूँकि यह मान किस में आता है, v0 से v डैश बराबर 1 में संक्रमण के लिए, और v0 से v1 के अंदर यदि संक्रमण होता है तो इसे हम मूलभूत बैंड या मूल आवृत्ति के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर जो चिन्ह लिया गया है ओमेगा 0 बार, ये यहाँ पर मूल आवृत्ति को प्रदर्शित करता है, जो कि किस रूप में दर्शाई गई है, तरंग संख्या के रूप में। तो मूल आवृत्ति या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है जो कि वेव नंबर के रूप में या तरंग संख्या के रूप में प्रदर्शित की गई। तो इस तरीके से मूल आवृत्ति के साथ में यदि ये मान दर्शाया जाए तो इससे हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, इससे हम कंपन घूर्णन संक्रमण की तरंग संख्या डेल्टा न्यू बार को ज्ञात कर सकते हैं। अब यदि हम J से J डैश में संक्रमण की बात करें, जिसमें V और V डैश कांस्टेंट है, 0 और 1 फंडामेंटल बैंड की बात कर रहे हैं, जो कि सबसे अधिक तीव्रता युक्त बैंड होते हैं। तो उसमें J और J में संक्रमण यदि प्रदर्शित किया जाए तो J और J डैश के मानों के मध्य संक्रमण, या J निम्न स्तर के कौन से J से उच्च स्तर के कौन से J में संक्रमण संभव है, उसी को यहाँ पर प्रदर्शित करेंगे। चूंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं गैसीय ध्रुवीय द्विपरमाण्विक अणु, परमाण्विक अणु में घूर्णन संक्रमण की बात कर रहे हैं, और कौन से के लिए, यहाँ पर हम करेंगे मूल आवृत्ति के लिए। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या मूल आवृत्ति के लिए घूर्णन संक्रमण की बात करें तो घूर्णन संक्रमण का चयन नियम निश्चित है,
और द्विपरमाणुविक ध्रुवीय अणु के लिए गैसीय अवस्था में इसका सिलेक्शन रूल, चयन नियम या वर्ण नियम, ये होता है डेल्टा जे इक्वल टू ±1 के द्वारा हम इसको प्रदर्शित करते हैं। लेकिन ध्यान रखना है डेल्टा जे का मान यहाँ पर कभी भी शून्य नहीं होगा, ये आपको प्रक्रिया ध्यान में रखनी है। और डेल्टा जे 0 न लेते हुए केवल ±1 के रूप में मूल आवृत्ति को प्रदर्शित किया जाता है। तो इस समीकरण के अंदर जे डैश और जे के मध्य का अंतराल या तो +1 हो सकता है या -1 हो सकता है, और इसी रूप में हम संक्रमण की तरंग संख्या को ज्ञात करते हैं। अब विभिन्न संक्रमणों के लिए तरंग संख्या के मान क्या होंगे वो अगली प्रक्रिया के रूप में यहाँ प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ अगले पद के अंदर हम बात कर रहे हैं घूर्णन कंपन संक्रमण की तरंग संख्या, और घूर्णन कंपन संक्रमण की तरंग संख्या के अंदर डेल्टा जे आपको कितना लेना है ये ध्यान रखना, +-1 के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा, लेकिन डेल्टा जे शून्य नहीं होगा। उसी प्रक्रिया को लेकर हम यहाँ प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरीके से नेक्स्ट क्लास के अंदर हम घूर्णन कंपन संक्रमण की तरंग संख्या, उसके विभिन्न मानों को यहाँ पर व्युत्पन्न किए गए सूत्र के अंदर मान रख करके डेल्टा न्यू बार किस तरीके से ज्ञात किया जाता है वो बात करेंगे। और उसके बाद में उसी के साथ में यहाँ पर हम इंटेंसिटी या कंपन स्तर की या कंपन घूर्णन स्तर की तीव्रता की भी चर्चा करेंगे, और इसी के साथ अपना टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर या अगली क्लास के अंदर यह चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, जो कि वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा। तो अगली क्लास के अंदर इस प्रक्रिया को हम डिटेल के अंदर लेके प्रारंभ करेंगे। थैंक यू सो मच।